गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी गद्य में निबंध पढ़ेंगे। क्या लिखूं? यह निबंध पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में एक छोटी सी घटना के माध्यम से कि लेखक से दो बेटियां हैं, नमिता अमिता, वो कहती हैं कि एक निबंध लिख के दो स्कूल के लिए, टॉपिक भी बताती हैं। तो उसके माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि एक अच्छा निबंध क्या होता है, उस निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और कैसे निबंध लिखना चाहिए। इस बात को लेकर के लेखक ने एक भूमिका बांधी है और इस बात पर प्रकाश डाला है कि एक अच्छे निबंध में क्या गुण होने चाहिए, और उस पर उदाहरण भी उसने प्रस्तुत किए। घटना स्टार्ट होती है, मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक A.G. गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है। उस समय मन में कुछ ऐसी उमंगें सी उठती हैं, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। अब यहाँ पर देखें बात क्या है। बात यह है कि कविता हो या कोई गद्य हो, लिखाया नहीं जा सकता, लिखा जाता है। मतलब एक मन की विशेष स्थिति होती है, स्वतः ही मन में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं और उस अवस्था में कलम बाखुद चलती है, अपने आप कलम चलती है और विचार अपने आप आते जाते हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए इस टॉपिक पे लिखो, तो वो एक कठिन कार्य है, क्योंकि उसके लिए विचारों का आना आवश्यक है, भावों का उत्पन्न होना आवश्यक है। तो ऐसे समय में जैसे A.G. गार्डिनर ने कहा, लिखने की एक विशेष अवस्था होती है, मन में स्वतः भाव आते हैं, एक आवेग उत्पन्न होता है और लिखा जाता है। कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लिखना ही पड़ता है। माने मन विचलित हो जाता है, मन में भाव पे भाव आते जाते हैं और कलम चलती है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो, किसी भी विषय पे विचार आ जाता है, समाज पर, त्योहारों पर, अपने आप की कुछ अवस्थाओं पर, किसी भी चीज़ पर, पंखे पर, जिधर ध्यान चला गया उस ध्यान पर कुछ भाव उत्पन्न हो गया, उन भावों पे जो विचार आ गए उनको लिख दिया, कलमबद्ध कर दिया। उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं, यानी जो मन में भाव आए भर देते हैं। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। अब ये देखो महत्वपूर्ण चीज़ आया, इस पर एक पूछा भी गया है। हैट टांगने के लिए खूंटी काम दे सकती है, असल वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। ये दो बातें हैं। उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है, असली वस्तु है हैट, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव यथार्थ है, वस्तु नहीं। मतलब मन के भाव महत्वपूर्ण है, विषय महत्वपूर्ण नहीं है। अगर भाव हैं तो आप किसी भी विषय पर कुछ भी लिख सकते हो, अगर भाव नहीं है तो आप कुछ नहीं लिख सकते हो। तो विषय या वस्तु जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भाव। यानी हैट क्या बना, भाव, और खूंटी क्या बना, विषय। हैट महत्वपूर्ण है, हैट को इम्पोर्टेंस दी जाती है, ना कि खूंटी को कि कहाँ टांगी है। हैट किसी भी खूंटी पर टांग दिया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार भाव जो है वो महत्वपूर्ण है, विषय महत्वपूर्ण नहीं है। तो विषय को लिया जाएगा, किसी भी विषय को उस पर भाव लाया जा सकता है। अब देखें आगे क्या कह रहा है। गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थता में मुझे संदेह नहीं है, पर मेरे लिए कठिनता यह है, मतलब गार्डिनर साहब ने जो कहा लिखने की विशेष स्थिति होती है, उस स्थिति में ही लिखा जा सकता है, इस बात पे कोई संदेह नहीं। लेकिन अब हम लोगों के लिए जिस हाई स्कूल होता है पेपर, तो उसमें भी आप देखते हो आपको विषय दिया जाता है, विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखो, है ना। तो ऐसे जब विषय दिया जाता है तो हमें अपने भावों को, अपने विचारों को उस विषय पर केंद्रित करना पड़ता है। पर मेरे लिए तो कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव ही नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उचित होते हों, अपने आप उत्पन्न होते हों। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। भाई हम लोग हाई स्कूल इंटर में भी जब निबंध आते हैं तो क्या करते हैं, एक टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक पर हम लोग को विचार करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, तब हम उस पर कुछ सोच कर लिख सकते हैं। आज भी ऐसे ही है, इनके सामने समस्या उत्पन्न हुई। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है, मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। आदर्श निबंध का क्या मतलब हुआ, जिसमें निबंध के गुणों को समाहित किया जाए,
मतलब जो एक श्रेष्ठ निबंध में गुण होने चाहिए वो गुण उस निबंध में हो, ऐसा हमें निबंध लिखना है। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर निबंध लिखूं। अमिता का आग्रह है कि समाज सुधार पर निबंध लिखूं। यानी दो टॉपिक भी अलग अलग हो गए। यह दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं, ध्यान दें। ये दोनों ही विषय जो हैं परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा, अर्थात निबंध में क्या क्या गुण होते हैं, निबंध कैसे लिखना चाहिए, इन बातों को बताना पड़ेगा। ध्यान दें। अब एक प्रश्न, जैसे हम लोग भी जब पढ़ते हैं तो दो एक चीज़ें पूछते हैं कि निबंध छोटा लिखें सर, बड़ा लिखें सर, क्या करें सर बताइए। अब समस्या ये है कि छोटा निबंध या बड़ा निबंध ये उसकी विषय वस्तु पर निर्भर करती है। अब अगर मान लो कोई भी टॉपिक होता है, तुमसे कहा जाता है पन्ने पर लिखो, पंखे पे लिखो, तो कितना लिखोगे। और अगर तुमसे कहा जाता है समाज सुधार पे लिखो, समाज की समस्याओं पे लिखो, तो किताबें पे किताबें लिखी जा सकती हैं। वही बात यहाँ पर भी है कि दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या इतने सुहावने होते हैं कि उनमें 5 पेज लिखे जा सकते हैं। इसी प्रकार समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से आज तक हो रही है। समाज सुधार अभी तक नहीं सुधरा, अब आगे भी नहीं सुधरेगा, क्योंकि सुधार तो हमेशा बना ही रहेगा, अभी आगे आएगा इसमें। तो इसलिए है जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों से भी विरोध है, विज्ञ माने विद्वानों में भी विरोध है, मैं उनको 5 पेज में कैसे लिख दूँ। मतलब उस पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूँ, पहले ये समझ लूँ कि आदर्श निबंध है क्या और कैसे लिखा जाता है, तब मैं विषय की चिंता करूँगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। मतलब अब वो ये बताना चाहेगा राइटर कि निबंध के जो ज्ञाता हैं, निबंध शास्त्र के जो विद्वान लोग हैं, वो क्या बताते हैं इस विषय में कि एक आदर्श निबंध क्या होता है, उनके क्या विचार हैं। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं रह जाती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है, क्योंकि छोटे छोटे तो निबंध लिखने पड़ेंगे, है ना। अभी आगे और भी बातें आएंगी, और बड़ा निबंध लिखना है तो बहुत लिखना पड़ेगा। तो मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे। तो एक निबंध शास्त्र में एक बात तो ये हुई कि निबंध छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं रह पाती। जितनी ज़्यादा लंबी बात करते जाओ तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है कि छोटे निबंध में जो उसका सौष्ठव है, जो सुंदरता है, वो बड़े में नहीं हो पाती। तो इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे। निबंध शास्त्र के उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के 2 प्रधान अंग हैं, सामग्री और शैली। अब यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, सामग्री और शैली 2 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो कि तुमको पेपर में आता है कि ताजमहल पर निबंध लिखो, तो ताजमहल के ऊपर आपके पास सामग्री क्या है, मतलब आप क्या क्या जानते हैं, ताजमहल कहाँ है, किसने बनवाया है, कैसा बना है, ये सब उसकी सामग्री है। और दूसरी बात आती है शैली। शैली को स्टाइल कहते हैं। स्टाइल इज़ द मैन, यू नो, है कि स्टाइल ही मैन है। मतलब हम अपनी बात को किस तरह से कहें। आप देखते हो कि हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो विभिन्न लेखकों की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ बताई जाती हैं। विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली। ये क्या है? ये है बात कहने का ढंग, कि हम किस तरह से बात कह रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुहावरों में बात करता है, कोई प्रश्न पूछ कर बात करता है, कोई बिल्कुल सिंपल सी बात स्ट्रेट वे में कह देता है। तो यही स्टाइल है, शैली है। तो एक निबंध के लेखन में 2 मुख्य बातें आती हैं। पहली चीज़ होती है सामग्री, मतलब मटेरियल, कि हमारे पास कंटेंट तो होना चाहिए लिखने के लिए, मुझे उसके विषय में जानकारी तो होनी चाहिए, है। मान लो आगरा पे निबंध लिखना है, तो अब मालूम तो हो कि आगरा हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, मालूम तो हो कि आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है, मालूम तो हो आगरा ज़िला है कि गांव है कि नगर है कि कस्बा है। तो जब मालूम ही नहीं है तो क्या लिखेंगे। तो पहली चीज़ हो गई सामग्री, और दूसरी चीज़ हो गई शैली, हाउ टू राइट है। फर्स्ट थिंग व्हाट टू राइट एंड सेकेंड थिंग हाउ टू राइट। सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा, मतलब क्या क्या लिखना है, बातों को विचार करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना होगा, मानी मन ही मन में सोचना, विचार करना, मनन करना चाहिए। यह तो सच है
कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क में उस विषय के ही विचार आते हैं। आप अगर फिल्मों को ज़्यादा जानते हो तो फिल्मों के विषय में ही आपके ज़्यादा विचार उत्पन्न होंगे, उसकी अच्छाइयाँ खराबियाँ सब। आप अगर विवेकानंद को पढ़े हो तो विवेकानंद से संबंधित विचार आपको ज़्यादा अच्छे आएंगे। आप अगर कानपुर में रहते हो तो कानपुर के विषय में अच्छे से जानते हो। तो वही बात है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार का मटेरियल पढ़ता है उसके मन में वैसे विचार आते हैं। पर ये कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर भी निबंध लिखना होगा, ये तो मुहावरा है। यदि यह बात पहले ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता, खोज कर लेता। अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 घंटों में 2 निबंध तैयार करने होंगे। ना तो विश्वकोश है वर्ड मीनिंग और सब जानने के लिए तो क्या है इसकी जानकारी हासिल करें, ना कोई ग्रंथ है इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने ज्ञान पर ही विश्वास करना होगा, है कि जो तुम्हें जानकारी है उस जानकारी के आधार पर ही लिखोगे। अगर तुम्हें पढ़ के नहीं गए, मान लो कानपुर पर निबंध आ गया, कानपुर पर निबंध लिखो। अब तुमने किसी किताब में पढ़ा नहीं है, इसके विषय में ज़्यादा जानते नहीं हो, तो अब तुम्हें अपना ही जो जानकारी है तुम्हें उसी से तो काम करोगे। मतलब तुम सोचो कानपुर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, हैलेट है, जे के मंदिर है, सब वही विचार बनाओ वैसे ही लिखो। तो वही स्थिति इनके सामने भी आई कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर निबंध लिखना है। लेकिन अब जो है मटेरियल इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं है तो स्वयं के विचार से ही काम करना होगा। अगली बात आई विज्ञों का कथन है, ध्यान दें, विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अब यहाँ पर भी देखो मतलब क्या क्या लिखना है, रूपरेखा है ना, हम लोग भी बनाते हैं निबंध में। जैसे मान लो विज्ञान के चमत्कार लिखना है तो विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानि, विज्ञान से मनोरंजन के क्षेत्र में लाभ, विज्ञान से कृषि के क्षेत्र में लाभ, ऐसे हेडिंग बना लेते हैं, रूपरेखा बना लेते हैं। अतः सबसे पहले दूर के ढोल सुहावने होने की रूपरेखा बनानी है। मैं ये सोच नहीं सकता कि इस विषय की रूपरेखा कैसी होगी। निबंध लिखने के बाद मैंने उसका सारांश कुछ शब्दों में भले लिख दूँ, पर निबंध लिखने के पहले 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए उसका सारांश। एक्चुअली रूपरेखा तो सारांश ही है, और यही हम लोग करते हैं कि पहले उसके विचारों को एकत्रित कर लेते हैं कि क्या क्या लिखना है और फिर हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। क्या सचमुच हिंदी के सब विद्वान पहले से ही रूपरेखा बना लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान दें। ध्यान दें, अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा सब विद्वान तैयार कर लेते हैं? नहीं, एजी गार्डनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है कि कौन सा शीर्षक लिखें, मतलब टाइटल क्या से दें, हैं। उन्होंने लिखा है कि जब मैं लिखता हूँ और शीर्षक देने का काम मैं अपने सहयोगियों पर, अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई ना हुई होगी जितनी नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबरा कर उन्होंने, उनका एक नाटक है एज यू लाइक इट है, उन्होंने नाम रख दिया, ना रखने की स्थिति में एक नाटक का नाम रखा जैसा तुम चाहो, इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार ना होगी। मतलब इनका ये कहना है कि कुछ निबंधकार कहते हैं कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसा संभव नहीं होता। निबंध लिखने के बाद तो उसका सारांश, कोई चीज़ पढ़ने के बाद तो लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने के पहले ही उसका हम सारांश नहीं लिख सकते, रूपरेखा नहीं बना सकते कई निबंधों में। और कई लोग तो नाम लिखने में भी दिक्कत होती है, जैसा इन्होंने उदाहरण दिया शेक्सपियर का भी एज यू लाइक इट उन्होंने नाम दे दिया क्योंकि वो नाम लिखने में असमर्थ थे। अब मुझे शैली निश्चित करनी है, बात तो सामग्री की हो गई। अब शैली चाहिए, मतलब कैसे लिखें, छोटा मतलब कठिन शब्द डालने हैं कि सरल शब्द डालने हैं, मुहावरे डालने हैं कि ना डालने हैं ना, ये शैली हुई। तो अब इसमें देखो 2 बातें आई। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए और इसके लिए वाक्य छोटे छोटे हों पर एक दूसरे से संबद्ध हों, यही सही तरीका भी होता है, यही इसी को मानकर चलना भी है। वाक्य छोटे छोटे बनाओ और एक दूसरे से जुड़े हों, लिंक्ड हों। ये नहीं कि मतलब एक बात जन्म की बताओ, एक मृत्यु की बताओ, फिर जन्म पे आ जाओ, फिर मृत्यु पे, ऐसा नहीं, ऑर्डर भी होना चाहिए, क्रमबद्धता। यह तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, निबंध ठीक, ये चैप्टर होने पर मैं बताऊंगा कि निबंध में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। यह तो बिल्कुल ठीक है, मैं छोटे छोटे वाक्य जो है अच्छी तरह से लिख सकता हूँ, पर मैं हूँ मास्टर,
कहीं नमिता अमिता ये ना समझ बैठे कि निबंध मैंने मूढ़मती लोगों के लिए, मोटी अकल वालों के लिए लिखा है, मतलब बहुत कम अकल वालों के लिए। मैं अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों, बड़े बड़े वाक्य। अच्छा, ऐसा हिंदी में और कई जगह ऐसा हुआ भी है। अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए लोगों ने बड़ी कठिनाएँ पैदा करी, पाठ समझी में नहीं आता है, बात ही नहीं समझ में आती है। इन्होंने भी एक उदाहरण दिया, बाणभट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं, मतलब एक एक पेज, दो दो पेज के वाक्य। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी होनी चाहिए, मतलब वाक्य आसानी से समझ में ना आए, ऐसा भी होना चाहिए। ये कुछ विद्वानों का मत है, लेकिन सही बात यह है कि वाक्य छोटे सरल होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोधता गंभीरता ला देती है। इनका मतलब ये है कि अगर वाक्य अस्पष्ट और जटिल होंगे तो लोगों के लिए क्या होगा, गंभीरता से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो आसानी से जल्दी जल्दी समझ में आ जाता है उसको लोग लापरवाही से पढ़ेंगे। ये इनका मत है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी ऐसी गुत्थियाँ डाल दी हैं, मतलब पहेलियाँ टाइप की डाल दी हैं, जो अज्ञों से ना सुलझ सकें, जो जानकारों से भी ना सुलझ सकें। सेनापति, ये राइटर थे, मालूम है तुम्हें, रीतिकाल में, ने अपने कविता मूढ़ों के लिए, मूढ़ों ने मूर्खों के लिए दुर्बोध कर दी है, जो समझ में ना आए। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया गया है। तब क्या किया जाए, मतलब इसमें इन चीज़ों का भी समावेश करना चाहिए। ध्यान दें, अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी पद्धति को अपनाया। उनके निबंध में स्वतंत्रता की कसौटी पर, अब हम देखें, स्वतंत्रता की कसौटी पर भले ही खरे ना उतरें, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मांटेन माने जाते हैं। स्वच्छंदतावाद, मतलब जो कुछ समझ में आए, जो कुछ देखो वो लिखते चले जाओ, यही शैली उन्होंने अपनाई। जो आ जाए, उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया, लिख दिया। ठीक है, ऐसे निबंधों की बड़ी विशेषता यह है कि मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। स्वच्छंद मतलब बंधन रहित, जिसमें कोई अंकुश नहीं है। उनमें ना कवि की उदात्त कल्पना रहती है, ना आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचन। और इस कैटेगरी में अगर आप माने तो कबीर भी इसी कैटेगरी में आते थे। साखी, उनके जो साखी हैं उसका मतलब हुआ साक्षी, जो कुछ उन्होंने देखा, सुना, उसी को उन्होंने कलमबद्ध कर दिया। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसमें सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भावों से ग्रहण करते हैं। मतलब जैसा हमने देखा, जैसा हमने अनुभव किया, उसके अनुसार हमने अपने कलम को चलाया, अपने कलम को लिखा, लिखने को लेखक जो भाव हैं उनको लिपिबद्ध किया, लिखा। आगे देखें, करते हैं। तब इस पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं। तो इन्होंने सोचा यही हमारे लिए भी सही है, जो समझ में आए, जो विचार में आए, उसको हम लिखें। पर मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे भाई, 2 की यहाँ पर डिमांड थी, नमिता और अमिता की। एक ने कहा था दूर के ढोल सुहावने होते हैं पर निबंध लिखो, एक ने कहा था समाज सुधार पर निबंध लिखो। अब 2-2 बार लिखें। और अब मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय भी, प्लानिंग करो, कोई ऐसा कार्य करो कि एक साथ 2 के कार्य हो जाएं, काम आसान हो जाए, है ना। तो वही कार्य ज़्यादा बेहतर है। जैसे अभी मैंने पढ़ाते समय आपको अनुवाद इसलिए पढ़ाया कि संस्कृत 8वें में भी पढ़ानी थी, तुम्हें भी पढ़ानी थी, तो मैंने अनुवाद पढ़ाया तो दोनों को एक साथ काम चल गया। तुम्हें भी वही वीडियो भेज दिया, उनको भी वही वीडियो भेज दिया। इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि पढ़ाना तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, है ना। तो एक साथ 2 काम चलने से क्या हुआ, काम समय की बचत हो गई, डबल मेहनत नहीं हुई, एक बार मेहनत में 2 काम हुए। ऐसे ही पढ़ाई में भी कई जगह हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पर हम कौन सी ट्रिक लगाएं, है ना। हमने पहले भी कहा कि पहले उन चीज़ों को ध्यान रखो जो 2-2 4-4 जगह काम आ जाते हैं। जैसे प्रेमचंद आपको 10th में भी हैं, 9th में भी हैं, तो 9th के बच्चों को तो सबसे पहले प्रेमचंद तैयार ही कर लेने चाहिए कि आगे तक की फुर्सत हो गई। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, नहीं बाद में ही पढ़ जाएंगे। तो अमीर खुसरो, अब यहाँ देखो 2 निबंध लिखने होंगे। अब कौन कौन से 2 निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर, अब देखो ये बहुत अच्छे प्रसंग है।
प्रसंग क्या है कि एक बार उनको प्यास लगी, वो कुएं पहुँचे, वहाँ 4 स्त्रियाँ पानी भर रही थी, मैं पढ़ दूँगा अभी। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी एक वो मुकरी और पहेली के लिए प्रसिद्ध थे, तो सबने अपनी अपनी डिमांड रखी, मुझे इस पर कोई पहेली बताओ या कविता सुनाओ, इस पर कविता सुनाओ। एक ने कहा खीर पे सुनाओ, एक ने कहा कुत्ते पे सुनाओ, एक ने कहा चरखे पे सुनाओ, एक ने कहा ढोल पे बजाओ। अब 4 कविताएं सुनाओ, उनको तो प्यास लगी थी, पानी पीना था, तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि एक ही कविता में सबकी बात कर दी। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, कुत्ता आया खा गया, तू बैठी ढोल बजा। चारों एक ही में निपट गया और पानी पिया। तो यही बात मान लेने में भलाई है कि कुछ ऐसा लिखा जाए जिसमें दोनों निबंध एक ही में संकलित हो जाए, समाहित हो जाए। तो मुझे तो 2 निबंध लिखने होंगे। तो मुझे अमीर खुसरो की कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर कुएं के पास पहुँचे, वहाँ 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहली ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर, चौथे ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा खीर पकाई जतन से, देखो खीर भी आ गया, चरखा भी आ गया, कुत्ता भी आ गया, ढोल भी आ गया। इस प्रकार से अमीर खुसरो ने एक ही में चारों की बातें कर दी। मुझ में अमीर खुसरो की जो प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैंने इस निबंध में दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। एक ही ढेले से 2 चिड़ियाँ मार लूँगा। दूर के ढेल सुहावने होते हैं, क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुँचती।